हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लासेस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया कि बैलेंस शीट को कैसे कंसोलिडेट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कंसोलिडेट करते हैं, कि होल्डिंग अपने साथ सब्सिडरी के पी&एल को कैसे कंसोलिडेट करेगी। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं एसबीआर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बट एसबीआर को करने से पहले, एसबीआर के अंदर क्वेश्चंस करने से पहले, क्योंकि F7 के जो भी टॉपिक्स है उनका रिवीजन करना जरूरी है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को एक बार रिवाइज कर रहे हैं और F7 के जितने भी क्वेश्चन है कापलान के वो सारे एक बार कर भी लेंगे स्टडी टेक्स्ट के। ठीक है, तो इससे आपका पूरा पी&एल रिवाइज हो जाएगा। तो अगर एसबीआर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से ही पता रहेगा। क्लियर? अब देखो करने का तरीका क्या होता है कंसोलिडेट। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले क्वेश्चंस में हमें होल्डिंग का पी&एल दे रखा होता है और सब्सिडरी का पी&एल दे रखा होता है। ठीक है, और कुछ लाइन बाय लाइन आइटम होते हैं, जैसे पी&एल बनता है रेवेन्यू। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी की रेवेन्यू होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ये जीपी आ जाएगा, इसमें से एडमिन एक्सपेंसेस लेस होंगे और कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी वो लेस होगी। राइट? तो ऐसे करके क्या आता है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो ऐड कर रखा होगा, ऐसे ही टैक्स वगैरह जो भी है वो लेस कर रखा होगा। ठीक है, जो भी पी&एल के अंदर आइटम होते हैं वो सारे दे रखे होंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रखा होगा। आपको याद होगा इसी तरीके से क्वेश्चंस में पी&एल बना हुआ होता था। अब क्वेश्चन बोलेगा हमें इसको कंसोलिडेट करो, तो आपको पता है कि पी&एल जो होता है वो पूरे साल का बनता है। पी&एल में हमेशा क्या लिखते हैं अपन, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, जैसे 31 दिसंबर 2022, तो ये पी&एल कब से है, 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का पी&एल है। अब आपको पता है कि जब भी हमने बैलेंस शीट बनाई, जैसे तो बैलेंस शीट के अंदर कंसोलिडेशन जब हम करते हैं, आपको पता है कि पहले गुडविल निकालते हैं। गुडविल किस दिन निकलती है, एक्विजिशन डेट की। ठीक है, एक फॉर्मेट बनता है स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, जो सबसे पहला वर्किंग नोट होता है, उसमें प्री लिखते हैं, फिर पोस्ट लिखते हैं और फिर टोटल आता है। तो ये जो पोस्ट पीरियड होता है ये कौन सा पीरियड होता है, जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया वहां से ये पीरियड चालू होता है और कहां तक रहता है, रिपोर्टिंग डेट तक। ठीक है, मान लीजिए हमने कंट्रोल एक्वायर किया था 1 जनवरी 2015 को, तो ये पोस्ट पीरियड, और हम मान लो बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2022 की, है ना, तो ये पोस्ट पीरियड कितने साल हो जाएगा, 7 ईयर्स हो जाएगा। नॉर्मल बात है मेरे हिसाब से 2015 से 2017, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल बात अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा था। लेकिन जब पी&एल बनाते हैं ना, पी&एल ध्यान रखना पूरे 1 साल का होता है, फॉर द ईयर होता है। ये ऐसा नहीं कि पोस्ट पीरियड के अंदर अपन पूरा का पूरा 8-10 साल का पी&एल बनाएंगे। नहीं, पी&एल हर साल बनता है और केवल अपन को पी&एल बनाना है 1 ईयर का, मैक्स टू मैक्स। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जैसे आप पोस्ट के अंदर क्या लिखते हो, सबसे पहले रिटेन अर्निंग्स लिखते हो, शेयर कैपिटल भी लिख देते हो। प्री पोस्ट के अंदर जो भी होती है शेयर कैपिटल नॉर्मली अपन सेम मानते हैं। फिर उसके बाद टोटल करते हो, कोई एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट तरह तरह के होते हैं, जैसे रिवोल्यूशन का एडजस्टमेंट होता है। रिवोल्यूशन के असेट्स, रिवोल्यूशन असेट्स की होने की वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन आता है, वो लेस करते हैं पोस्ट पीरियड में उसका। ठीक है, या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होता है। तो अगर आप ये पोस्ट पीरियड ध्यान से देखो तो ये पोस्ट पीरियड भी कुछ नहीं होता, ये पी&एल ही होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पी&एल है, जो सब्सिडरी का पी&एल है,
जब अपन स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना वरना कभी भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। P&L बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको लिंक करना कि स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट से कैसे लिंक होता है, सब चीज़ें जोड़ के देखना और फिर अंडरस्टैंडिंग लेना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। वरना P&L बनाने में कुछ नहीं है, आपको पता है, आप बनाते थे F7 के अंदर रेवेन्यू पकड़ा, जोड़ा, कॉन्ट्रा आइटम लेस करे, वो तो है ही ऑब्जेक्टिव। उससे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव अपना क्या है, चीज़ें आपस में इंटरलिंक करके समझ में आए। तो जब अपन बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाते हैं, तो ये पोस्ट पीरियड 8-8, 9-9 सालों का भी हो जाता है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है सब होल्डिंग ने सब्सिडरी को 4 साल पहले एक्वायर किया, तो ये एक तरीके से P&L ही है सब्सिडरी का। ये वाला पार्ट सोच के देखो, P&L ही तो है। कोई सब्सिडरी का प्रॉफिट लिया अपन ने, ठीक है, शेयर कैपिटल छोड़ो, शेयर कैपिटल तो होती भी नहीं थी पोस्ट पीरियड में। सब्सिडरी का जो भी प्रॉफिट है उसमें जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सब्सिडरी का P&L ही तो है। बट ये क्या है, एक बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, अगर 8 साल के लिए भी हो सकता है, 4 साल के लिए भी हो सकता है, बट हमें ये पूरा नहीं चाहिए होता है। हम जब P&L बनाते हैं तो हम केवल मैक्स टू मैक्स 1 ईयर की बात करते हैं। इसीलिए कई बार स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये जो पोस्ट पीरियड की कैलकुलेशन है, क्या ये जो है और ये जो P&L बना रहे हैं सब्सिडरी का, ये इनके फिगर्स मैच करते हैं क्या? कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये दोनों का पीरियड सेम है तो, ठीक है ना। अभी हो सकता है कि आपको मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी लगे, ठीक है, बट जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें P&L और बैलेंस शीट के कंबाइंड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं कि P&L और बैलेंस शीट दोनों की दोनों एक साथ आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, सिलोज में काम करते हैं, टुकड़ों में काम करते हैं। हमने CBS बनाया पहले, अब हम CPL बनाना सीखेंगे। और CPL में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो FR में भी दे रखे होते हैं, F7 के अंदर भी, वो इंडिविजुअल होते हैं, CPL के होते हैं ओनली, है ना। उसमें बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं होता, बस खाली एक क्वेश्चन दे रखा है, शायद 4th नंबर का क्वेश्चन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की F7 की बुक में, P&L वाले चैप्टर में, जिसमें P&L और बैलेंस शीट दोनों की दोनों कंबाइंड है। उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तब तो समझेंगे। अब जब कंसोलिडेशन करते हैं, तो जैसे रेवेन्यू कंसोलिडेट किया, तो आपको पता है कि नॉर्मल जो कॉन्ट्रा होती है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी की आपस की जो सेल है, उसको हमें क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो अगर मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी को कुछ गुड्स सेल करा या सब्सिडरी ने होल्डिंग को कुछ सेल किया, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है। तो क्योंकि वो सेल में से कम होगी तो दूसरे की वो परचेज भी है, तो परचेज कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी कम होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा कॉस्ट ऑफ सेल्स, अमाउंट एक ही रहेगा। जैसे होल्डिंग ने सब्सिडरी को 10,000 का गुड्स बेचा, तो ये टोटल रेवेन्यू करने के बाद उसमें से 10,000 लेस कर देंगे। ऐसे ही टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स करने के बाद उसमें से 10,000 लेस कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप इधर कॉस्ट ढूंढने लग जाओ कि इस 10,000 के गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, क्योंकि ये हो क्या रहा है, हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं। जब CPL बनाते हैं तो केवल प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रियल में होल्डिंग कंपनी की या सब्सिडरी कंपनी की रेवेन्यू कम हो जाएगी, नहीं, दोनों की दोनों सेपरेट एंटिटी है, दोनों की दोनों सेपरेट काम कर रही है। अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो उसमें तो वो रेवेन्यू आती ही है, बस केवल प्रेजेंटेशन पर्पज से वो चीज़ कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और क्या एडजस्टमेंट आता है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्या, मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रा जो रेवेन्यू होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स और रेवेन्यू दोनों में से डिडक्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अनरियलाइज जो प्रॉफिट होगा, जैसे होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचा या सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा, ठीक है, चाहे वो अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो चाहे डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो, तो जो इन्वेंट्री बच गया, स्टॉक जो रह गया एट द एंड ऑफ ईयर, उस स्टॉक पे आपको अनरियलाइज प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस अनरियलाइज प्रॉफिट को आप क्या है, एक तरीके से एक्सपेंडिचर है, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आप किधर एडजस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने आप में कॉस्ट है और अनरियलाइज प्रॉफिट भी कॉस्ट को कम, अनरियलाइज प्रॉफिट भी प्रॉफिट को कम कर रहा है।
सोचो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कॉस्ट ही है, ठीक है, और अनरियलाइज प्रॉफिट भी एक प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो ये दोनों एक तरीके से कॉस्ट हुई। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट को ऐड कर देते हैं। ये कई बार स्टूडेंट को बात समझ में नहीं आती है। क्या बोला? अनरियलाइज प्रॉफिट क्या कर रहा है? अनरियलाइज प्रॉफिट जो है प्रॉफिट को आपके रिड्यूस कर देता है। जब आप अनरियलाइज प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया मतलब आपकी एक तरीके से कॉस्ट है, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट और क्या याद रखना है आपको, फिर जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जैसे फेयर वैल्यू चेंजेस का एडजस्टमेंट होता था अपना सीबीएस बनाते समय, रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन बोलता था ना कि सब्सिडरी कंपनी की जो लैंड है वो बुक्स में 10,000 की आ रही है, बट लैंड की जगह इसको बिल्डिंग कर देता हूं। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी की जो बिल्डिंग है वो बुक्स में 10,000 की आ रही है, बट इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 12,000 है। तो हम 2,000 का क्या करते थे बताओ? हम 2,000 को स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स के अंदर प्री प्रॉफिट में ऐड कर देते थे। सही बात है कि नहीं है? सही बात है, ठीक है, याद होगा आपको। और फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाते थे और इसको पोस्ट पीरियड में एडजस्ट करते थे, राइट। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रहा है, जो पोस्ट पीरियड में एडजस्ट हो रहा है, एक तरीके से वो पी&एल में ही तो जा रहा है। ठीक है, किसके पी&एल, सॉरी सीपीएल नहीं, किसके पी&एल में जा रहा है? सब्सिडरी कंपनी के पी&एल में जा रहा है। तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट इससे क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स किसके लिए बनता था? स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स सब्सिडरी कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहां पे सब्सिडरी कंपनी का आपको प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब अपन सीपीएल बनाएंगे, कंसोलिडेटेड पी&एल बनाएंगे, तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी तो मैं आपको थोड़ा थ्योरी में रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे ऑब्वियसली तभी समझ में सबसे ज़्यादा आएगा। क्लियर? इसके बाद फोर्थ आइटम क्या कह सकते हैं अपन को क्वेश्चन, जैसे गुडविल है, तो गुडविल का इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, तो उसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पी&एल के अंदर। ठीक है, वो भी दे सकता है। ठीक है, और क्या कह सकता है? और जैसे क्वेश्चन कह सकता है हमें कि लास्ट में अगर आपको याद हो तो जो भी प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जब निकल जाता है पूरा कंसोलिडेट करने के बाद, तो उसको हमें होल्डिंग और एनसीआई में डिवाइड करना पड़ता है। अगर आपको एफआर में याद हो तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज वाला काम होता था। ठीक है ना, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वापस से बता दूंगा क्या होता है इसमें। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो पी&एल बनेगा, होल्डिंग सब्सिडरी का कौन सा प्रॉफिट अपने अंदर मिलाती है, कौन सा प्रॉफिट कंसोलिडेट करती है? याद करो, प्री के पोस्ट, पोस्ट प्रॉफिट ही कंसोलिडेट होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ओनली पोस्ट प्रॉफिट को ही आपको कंसोलिडेट करना है। ठीक है, ना कि प्री प्रॉफिट को ऑब्वियसली। तो कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, टाइम एडजस्टमेंट भी होगा। टाइम एडजस्टमेंट मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी को मिड ईयर में एक्वायर किया। ठीक है, तो पता लगा केवल 6 मंथ्स का अपन प्रॉफिट को कंसोलिडेट कर रहे हैं। 6 मंथ्स का प्रॉफिट कंसोलिडेट करने का मतलब 6 मंथ का रेवेन्यू, 6 मंथ का जो कॉस्ट ऑफ सेल, 6 मंथ्स के ही सारे आइटम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थ्योरी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, पर अब डायरेक्टली अपन प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, थ्योरी से आपको इतना अच्छा कंफर्ट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, बाकी वैसे आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है, मैं केवल रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर क्या? चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं सॉल्व। क्या कह रहा है ये? द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल फॉर P&S फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2004 आर शोन बिलो।
एक चीज और ध्यान रखना, हमने लास्ट क्लासेस में बैलेंस शीट डिस्कस किया था, तो बैलेंस शीट के भी सारे एडजस्टमेंट नहीं हुए, बट हाँ एफआर वाले सारे एडजस्टमेंट हो गए F7 के। ठीक है, अभी अपन P&L डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद वापस से बैलेंस शीट के ऊपर और जो पॉइंट्स हो सकते हैं उसके ऊपर वापस से आएंगे। ठीक है, जैसे बोनस शेयर का भी पॉइंट हो सकता है या कोई भी पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पेडल एंड स्किप फॉर द ईयर एंडेड 31st August 2004 आर शोन बिलो। पेडल एक्वायर 75% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ स्किप सेवरल ईयर्स अगो। तो ये पेरेंट कंपनी है और ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, और देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पेडल एक्वायर्ड 75% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सेवरल ईयर्स अगो, कई साल पहले एक्वायर किया था। ठीक है, अब हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये जो P&L है ये पोस्ट का होगा या प्री का होगा, फिर पोस्ट का ही होगा ऑब्वियसली, कई साल पहले एक्वायर कर रखा है और हमें ये तो करंट ईयर का ही दे रखा है, इसका मतलब ये तो पोस्ट पीरियड का ही होगा। तो पोस्ट पीरियड का ही कंसोलिडेशन करते हैं। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते थे, F7 पढ़ाते हैं हम तो गलती कर देते हैं, प्री पीरियड का भी उठा के कंसोलिडेट कर देते हैं, तो वो आप नहीं करोगे क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ रखी है सब चीजें। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू है दोनों की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट इनकम डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्किप। हाँ ये पॉइंट रह गया बताना। देखो होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर शेयर परचेज कर रखे हैं, तो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को क्या देती है, डिविडेंड भी देती होगी। ठीक है, अब ये डिविडेंड भी क्या है, एक तरीके से कॉन्ट्रा आइटम है। ठीक है भाई, आपस में ही तो दिया जा रहा है ग्रुप के अंदर, तो इसे भी क्या कर देंगे हम, कैंसिल कर देंगे। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी ये बुक्स में इसके नहीं आएगा जब कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रिपेयर पेरेंट कंपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है, करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2004। क्लियर। अब सबसे पहले आइटम क्या आएगा बताओ, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू। क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, बस केवल एक डिविडेंड वाला पॉइंट है। रेवेन्यू कितना हो गया, 2400 प्लस 800 कितना होता है, 3200। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2160 और 720, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2160 और 720, तो ये कितना हो गया 2880। क्लियर क्या। तो क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट जो बोलना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है वो अपन लिख सकते हैं। 320 का जीपी आ गया। फिर ये जो डिविडेंड इनकम है इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये ग्रुप के अंदर ही है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी आ जाएगा, इसी को पीबीटी बोल देते हैं। इसमें से कर देते हैं टैक्स लेस। टैक्स कितना है 115 और 40 कितना हो गया 155। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया कितना 165 पीएटी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, अब एक इंपॉर्टेंट काम करना होता है, इसको डिवाइड करते हैं होल्डिंग के शेयर और एनसीआई के शेयर में। होल्डिंग का शेयर कितना परसेंट है 75% और एनसीआई का शेयर कितना है 25%। अब कभी भी ये गलती नहीं करनी है, आपको याद होगा कि इसको ऐसे करके डिवाइड करते हैं, नहीं 75-25 नहीं। इसका मतलब क्या होता है, एनसीआई का शेयर 25% है, इसका मतलब पहले तो हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, पहले एनसीआई वाला शेयर निकालूंगा और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो होल्डिंग वाला निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। तो एनसीआई का 25% क्या मतलब है इसका, कि जो भी सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट आएगा उसका 25% शेयर एनसीआई का है। क्या ये 165 का जो प्रॉफिट है केवल सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट है क्या, नहीं,
इसमें तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का शामिल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट खाली बता दो, तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट बताने के लिए आप क्या करोगे, आप अगर देखो खाली ये चीज देखो आप, है ना, सब्सिडरी कंपनी की रेवेन्यू में से सब्सिडरी कंपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स, सब्सिडरी कंपनी का ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है, कोई डिविडेंड इनकम है नहीं, इधर तो हो ही नहीं सकती, तो 80, इनकम टैक्स एक्सपेंस 40 और प्रॉफिट फॉर द ईयर 40, मींस सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है 40 का, ठीक है। तो 40 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 25% करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 40 का 25%, 10, ठीक है। और 165 टोटल प्रॉफिट है, 165 माइनस 10, 155 का होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट आएगा। क्लियर क्या? तो ये हमने कैसे निकाला एनसीआई का बताओ। ये हमने पहले एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी का पी&एल बनाया। सब्सिडरी कंपनी का पी&एल क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है। वरना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना क्या करते हैं, 800 माइनस 720, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम्स में भी। कितना आ गया 80, 80 माइनस 40, कितना आ गया 40, उसका फिर 25% कर दिया तो कितना आ गया 10। ऐसे करके अपन को निकालना होता है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किया, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था, ये बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हो मरा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके ठीक ठीक क्वेश्चन आएंगे। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं, देखो है ना, वही F7 का है, स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2009 Z acquired 60% ऑफ द शेयर्स ऑफ जेवियर्स, ठीक है। तो ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन में डेट आप हमेशा याद रखो, 1 जनवरी 2009 को इसने एक्वायर किया है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L have been produced by Z and Xavier for the year ended 31st December 2009। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पोस्ट पीरियड कितना है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे बता दोगे क्या कितना पोस्ट पीरियड है? 1 ईयर। 1 ईयर क्यों? 1 जनवरी 2009 को शेयर एक्वायर करे थे और 31 दिसंबर 2009 की हमें P&L दे रखा है, ठीक है, सेपरेट दे रखा है P&L, हमें कंसोलिडेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, डिविडेंड इनकम फ्रॉम जेवियर्स, ठीक है। तो सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड आया है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 Z सोल्ड 84,000 वर्थ ऑफ गुड्स टू X। तो Z ने अपने गुड्स जो है वो X को सेल करे। बताओ ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है कि अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है? Z कौन है? होल्डिंग। तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे, सही बात है, जेवियर्स को गुड्स बिके हैं, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, ठीक है। डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है तो किसका प्रॉफिट कम होगा? जब अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो होल्डिंग का प्रॉफिट कम करेंगे। और ये 84,000 इसको क्या बोलेंगे? ये कुछ काम आएगा क्या P&L के अंदर? बिल्कुल, ये कॉन्ट्रा सेल है, ठीक है। अभी तो ये फिलहाल कॉन्ट्रा सेल है। अगर ये गुड्स बच गए होंगे सब्सिडरी के पास तब मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या ये गुड्स बचे हैं क्या। दीज गुड्स हैड कॉस्ट Z 56,000। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कितने के गुड्स की कॉस्टिंग थी, ठीक है ना। ये जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है। हमें कॉन्ट्रा के अंदर जो रिमूव करना होता है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों में से रिड्यूस करना होता है, बट सेल्स ही रिड्यूस होती है, सेलिंग प्राइस ही रिड्यूस होती है। ऑन 31 दिसंबर 2009 X स्टिल हैड 36,000 वर्थ ऑफ दीज गुड्स इन द इन्वेंट्री हेल्ड एट कॉस्ट टू X। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है जो सब्सिडरी कंपनी है ना उसके पास 36,000 के गुड्स बच गए, ठीक है। अब आप बताओ 36,000 के गुड्स बच गए
तो अनरियलाइज प्रॉफिट बुक होगा, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज आपको नहीं दे रखी कि होल्डिंग ने प्रॉफिट कितना परसेंट कमाया सब्सिडरी से, बट स्मार्टली आप निकाल सकते हो। कैसे कि देखो, होल्डिंग जब भी गुड्स बेचता है तो 56,000 के गुड्स 84,000 में सेल कर रहा है। होल्डिंग 56,000 की कॉस्ट के गुड्स 84,000 में सेल करता है, और सब्सिडरी के पास उस 84,000 में से 36,000 के गुड्स बच गए गोडाउन के अंदर। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये जो 84,000 है ये सब्सिडरी के लिए कॉस्ट है या नहीं है? होल्डिंग के लिए नहीं पूछ रहा मैं, होल्डिंग के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है 84,000, लेकिन होल्डिंग के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है 84,000। क्या ये 84,000 सब्सिडरी के लिए कॉस्ट है कि नहीं? बिल्कुल कॉस्ट है भाई। एक जने की सेलिंग प्राइस बायर की क्या बनेगी? कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना। तो यही लिख रखा है हेल्ड एट कॉस्ट टू जेवियर्स। 36,000 जो है वो जेवियर्स की कॉस्ट है, तो इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो तो होगा ही कॉस्ट। ठीक है ना। एक जने की सेलिंग प्राइस दूसरे की कॉस्ट तो होगी। अब मुझे बताओ अनरियलाइज प्रॉफिट कितना निकलेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट का अमाउंट कितना निकलेगा? तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे कि 36,000 के गुड्स बच गए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये कितने के गुड्स थे? 84,000 के टोटल। ठीक है। तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो 84,000 माइनस 56,000 मतलब 28,000 प्रॉफिट होगा। क्लियर क्या भाई? 36,000 भी सेलिंग प्राइस है, 84,000 भी सेलिंग प्राइस है। किसके लिए? होल्डिंग के लिए। ठीक है। और अगर 28,000 प्रॉफिट लिया गया है 84,000 के गुड्स के ऊपर, तो 36,000 के गुड्स पे कितना प्रॉफिट होगा? दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। समझ गए क्या बात को? आप चाहो तो इसकी पहले कॉस्ट भी निकाल सकते हो, फिर लेकिन फिर आपको 36,000 में से उस कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा। कैसे कॉस्ट कैसे निकलेगी? मल्टीप्लाई आप 28 से ना करके 56 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, मेरे हिसाब से इतनी बातें तो आपको, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात चल रही है ना जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो 12,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो बुक करना पड़ेगा। ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 11th 12th की स्मॉल या 10th तक की मैथ्स की बात है ये। ठीक है। क्या है? यूनिटरी मेथड लग रहा है कि भाई 36,000 के गुड्स में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है, मैं ये चाहता हूं कि वो निकालूं। तो कैसे निकालेगा? जो 84,000 के गुड्स है उसमें 28,000 का प्रॉफिट है, तो 36,000 के गुड्स में कितना प्रॉफिट होगा? तो कितना प्रॉफिट है? 12,000 का। ये प्रॉफिट किसने कमाया होगा? होल्डिंग ने कि सब्सिडरी ने? होल्डिंग ने कमाया होगा। ठीक है। अब ये वैसे तो अनरियलाइज प्रॉफिट है ये, ठीक है ना। अपन तो यहाँ पे कंसोलिडेट P&L बना रहे हैं, तो कंसोलिडेट P&L में कोई दिक्कत नहीं है कि होल्डिंग का प्रॉफिट है कि सब्सिडरी का प्रॉफिट है। मुझे तो टोटल में से 12,000 लेस करना है। बट जब मैं होल्डिंग और एनसीआई का प्रॉफिट लास्ट में जो आएगा उसको एट्रीब्यूट करूंगा ना, तब ये 12,000 मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसने कमाया था। ठीक है ना। अभी समझ में आएगा आपको जब मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इनकॉर्पोरेट Z एंड X फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लोग भी ना इस क्वेश्चंस को मेरे साथ कॉपी में करो तो आपके लिए ठीक रहेगा, अदरवाइज तो फिर फायदा नहीं है। सबसे पहले पकड़ते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू कितनी है? 1260 और 520। 1260 प्लस 520 माइनस कॉन्ट्रा रेवेन्यू कितनी है? 84,000 की। तो ये 84 ऊपर लिख दो, डॉलर्स इन 1000 है ना। क्वेश्चन में लिखा था क्या? देखो जरा चेक करो, डॉलर्स इन 1000। तो 1260 प्लस 520 माइनस 84, तो 1696 आ जाएगा। फिर पकड़ो कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना कितना है? 420 और 210
420 प्लस 210 माइनस 84, ये लेस हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट है ना। और अनरियलाइज प्रॉफिट भी है, देखो कितना है अनरियलाइज प्रॉफिट, क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था 12,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं इसको प्लस कर देता हूं। प्लस क्यों कर रहा हूं, देखो ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, और अनरियलाइज प्रॉफिट भी एक तरीके से कॉस्ट है। क्यों कॉस्ट है, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट को कम करता है। ठीक है, 420 प्लस 210 माइनस 84 प्लस 12, तो 558 आपका आ गया यहां पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया भाई, माइनस 1696 मीन्स 1138। फिर क्या है नेक्स्ट आइटम, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी हो गई, 180 और 60, तो 180 प्लस 60 कितना हुआ ये, 240। आप देख रहे हो यहां पे कि मैं पूरा एक साल का कंसोलिडेट P&L कर पा रहा हूं जेवियर्स का। क्यों, क्योंकि यहां पे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 1 ईयर है इसलिए। बट कई बार क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 4 मंथ 5 मंथ भी होगा, तब मुझे टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, तो पहले टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, फिर बाद में कॉन्ट्रा को एडजस्ट करेंगे, ऐसा भी आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर एडमिन एक्सपेंस। ये मैंने क्या बोला अभी, जो बोला वो आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा ज्यादा, है ना। एडमिन एक्सपेंस 120 और 90, तो 120 प्लस 90 210। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, है ना। अपन लोगों को तो केवल एक रिवीजन करना है, क्वेश्चंस करने हैं, वैसे अपन क्वेश्चंस पूरे के पूरे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया आपके पास, 688। ये इन्वेस्टमेंट इनकम को इग्नोर करो, ठीक है, ये जेवियर से ही आई है, ये डिविडेंड इनकम है, ठीक है ना। डिविडेंड आपस में नहीं बुक करेंगे। फिर डायरेक्टली इनकम टैक्स एक्सपेंस पे आ जाओ, कितना 130 और 26, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना 156। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ गया कितना, 688 माइनस 156 मतलब 532 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। क्लियर। अब हमें होल्डिंग और एनसीआई में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एनसीआई का परसेंटेज देखो कितना है, एनसीआई का परसेंटेज, होल्डिंग का देखो 60% है, तो एनसीआई का कितना हो जाएगा 40%। बट थोड़ा सा ध्यान से ना, ठीक है, क्योंकि थोड़े एडजस्टमेंट बढ़ गए। अब आप सोचो, अब आप एनसीआई का मतलब एक सब्सिडरी का P&L बना रहे हो। पहले मैंने बताया ना एनसीआई वाला कैलकुलेशन करना, तो सब्सिडरी का P&L बनाने के लिए आपने क्या क्या लिया, 520 की सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स 210 का, तो 520 माइनस 210। और अब एक चीज आपके माइंड में आएगी क्या, कि सर ये जो हमने यहां पे 12,000 का जो प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट, क्या ये सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से कम हुआ है रियल में, या फिर होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से कम होगा। तो सोचो, ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, जेड सोल्ड, जेड मतलब होल्डिंग, तो ये तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से कम होगा ना। और मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी का शॉर्ट में P&L बना रहा हूँ, यहाँ पे जो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो 520 माइनस 210 बिल्कुल करेक्ट है। फिर 60 और 90 और 26 का इनकम टैक्स एक्सपेंस, तो 520 माइनस 210 माइनस 60 माइनस 90 और माइनस 26, तो 134 आ गया। 134 का 40% मीन्स 53.6, ठीक है। तो आपने 134 का 40% किया तो 53.6 आ गया, और 532 में से इसको लेस कर दिया तो कितना आ गया 478.4। राइट स्टूडेंट्स,
तो ऐसे करके हमारा पी एंड एल बन गया। क्लियर क्या? तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आगे थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ जाएगा, एडवांस हो जाएंगे थोड़े थोड़े से, ठीक है ना। तो आप पहले इतना रिवाइज कर लीजिए, फिर बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़े से एडजस्टमेंट ज़्यादा हैं। क्लियर क्या? चलिए, थैंक यू।